मैं आज तक उस रात को भुला नहीं सका। सब कुछ एक काम सफर की तरह शुरू हुआ था, मगर खत्म ऐसे हुआ कि मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। मैं गाड़ी में खामोश बैठा सड़क पर नजरें जमाए हुए था कि अचानक किनारे की झाड़ियों में कुछ गैर मामूली सा दिखाई दिया। दिल में एक अनजाना सा खदशा जागा और मैंने फौरन सख्त लहजे में कहा, गाड़ी रोको। ब्रेक की आवाज के साथ गाड़ी रुकी तो मैं बगैर एक लम्हा जाया किए नीचे उतर गया। घास में एक लड़की बेहिस और हरकत पड़ी थी। इसकी हालत ऐसी थी कि देखते ही अंदाजा हो जाता था कि वो किसी जुल्म का शिकार हुई है। मेरे साथ खड़े आदमी ने फौरन बदगुमानी जाहिर की और पीछे हटने का मशवरा दिया, मगर उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ इंसानियत बोल रही थी। मैंने अपनी चादर उतारकर उस पर डाली और बगैर किसी बहस के उसे उठाकर गाड़ी में बिठा लिया, जैसे दिल पहले ही फैसला कर चुका हो कि इसे तन्हा नहीं छोड़ना। फार्म हाउस पहुंचकर मैंने खुद उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया और कुछ ही देर में जब उसे होश आया तो उसकी खौफजदा आंखें सीधा मुझ पर आ ठहरी। मैंने नरमी से पूछा कि वो कौन है और उसने कपकपाती आवाज में अपना नाम रिज़्मा बताया और अपने वालिद का नाम लिया, ख़ियाम हुसैन। ये नाम सुनते ही मेरे अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। चेहरा सख्त हो गया क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। एक लम्हे के लिए दिल ने कहा कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो, मगर फिर उसकी बेहिसी ने मुझे खामोश कर दिया। रात गुजरती रही मगर नींद मेरी आंखों से दूर रही। मैं गाड़ी में बिठा सड़क को देखता रहा, मगर ज़हन बार बार उसी लड़की की तरफ लौट जाता। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ फैसले हम खुद नहीं करते बल्कि हालात हमसे करवा लेते हैं, और शायद मैं अनजाने में यह ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुका था जिसका अंजाम मेरे इख्तियार में नहीं था। मुझे आज भी वो लम्हा लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है जब यूसुफ की घबराई हुई आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। उसने धीमी मगर लरसती हुई आवाज़ में कहा कि झाड़ियों के करीब एक लड़की पड़ी है और इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने फौरन इसकी तरफ देखा। दिल में एक अनजाना सा खदशा जागा। वो मुसलसल इधर उधर देख रहा था जैसे किसी मुसीबत से बचना चाहता हूँ। फिर वो करीब जाकर बोला कि लड़की के कपड़े मुकम्मल नहीं हैं, जिस्म पर जख्मों के निशान है और हालत ऐसी है कि देखकर भी इंसान कांप जाए। उसकी बातों में साफ झलक रहा था कि वो इस मामले से दूर रहना चाहता है। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि शायद ये किसी अच्छे घर की नहीं और हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक लम्हे के लिए गुस्से की चिंगारी भड़की। मैंने बगैर कुछ कहे अपनी चादर उतारी और सीधा झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरे लिए वो सिर्फ एक लड़की थी, कोई चीज नहीं जिसे यूं बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। मैंने सख्त लहजे में कहा कि वो जिंदा है, मैंने इसका हाथ हलता देखा है। यूसुफ खामोश हो गया क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त मुझसे बहस करना बेकार है। मैं करीब पहुंचा तो टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसका वजूद साफ नजर आने लगा। वो बेहोश थी, सांसें मध्यम मगर जारी थी। मैंने बगैर हिचकिचाहट अपनी चादर उस पर डाल दी और उसे बाजुओं में उठा लिया। उसका वजूद हैरत अंगेज तौर पर हल्का था, जैसे जिंदगी इसके अंदर बामुश्किल बाकी हो। जैसे ही मेरी नजर इसके चेहरे पर पड़ी, मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गया। ये यहाँ कैसे? दिल में एक अजीब सा झटका लगा, मगर मैंने फौरन खुद को संभाल लिया। यूसुफ बेहैरत से पूछा, भी के क्या हुआ? मगर मैंने बात टाल दी और बस इतना कहा कि इसे गाड़ी तक ले चलते हैं, मगर तेज कदमों से वापस आया और इसे पिछली निश्त पर लिटा दिया। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि सवाल करे। मैं खुद भी दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गया, जैसे अब इस कहानी का हिस्सा बनना मेरा मुकद्दर हो। यूसुफ ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या हमें हवेली जाना चाहिए, मगर मैं कुछ देर खामोश रहा। फिर आहिस्ता से कहा कि नहीं, वहाँ नहीं, इसे फार्म हाउस ले जाओ, वही फैसला होगा। इसने आईने में मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात पर यकीन ना रहा हो, और फिर मोहतात अंदाज में खबरदार किया कि ये लड़की मसला बन सकती है। उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मैंने सख्त लहजे में इसे रोक दिया। मैंने साफ कह दिया कि मुझे हुक्म देने वाले लोग पसंद नहीं और जो कहा है वही करो। मेरी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि इसके बाद गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छा गई। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ रास्ते हम खुद नहीं चुनते, बल्कि हालात हमें उन पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। और शायद मैं भी अनजाने में यह कैसे खेल में कदम रख चुका था।
जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैंने सख्त लहजे में यूसुफ को रोक दिया। मुझे बहस करने वाले लोग पसंद नहीं। जो कहा है वही करो और कोई सवाल नहीं चाहिए। याद रखो, मैं तुम्हें यही छोड़कर खुद भी गाड़ी ले जा सकता हूँ। मेरी आवाज में ऐसी कड़वाहट थी कि इसके बाद उसने एक लफ्ज भी कहना मुनासिब न समझा। गाड़ी दोबारा सड़क पर दौड़ने लगी, मगर अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद यूसुफ ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा कि अगर यह कोई संगीन मामला हुआ और पुलिस ने पूछगिछ की तो। मैंने इस बार संजीदगी से जवाब दिया, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तुम बस गाड़ी चलाते रहो और फजूल सवालों से बचो। वो खामोश हो गया, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि उसके दिल में अभी भी बेचैनी मौजूद है। मेरी नजर बार बार पिछली निश्त पर पड़ी। उस लड़की की तरफ जा रही थी। मैंने झुककर उसके नब्ज चक्की। सांसें हल्की मगर कायम थी। एक लम्हे के लिए दिल को इत्मीनान हुआ, मगर अगले ही पल जहीन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये यहाँ कैसे पहुंची और इस हालत में क्यों? उसके चेहरे को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी पहचान जाग रही थी, जैसे मैं इसे कहीं पहले देख चुका हूँ। यही ख्याल मुझे बेचैन कर रहा था। यूसुफ ने फिर आहिस्ता से कहा कि ऐसे मामलात में पड़ना खतरनाक होता है, हमें दूर रहना चाहिए था। मगर मैंने इसे रोक दिया। मैंने सर्द लहजे में कहा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अगर यही हालत तुम्हारी बहन की होती तो क्या तब भी तुम यही कहती? वो एकदम खामोश हो गया, सर झुका लिया और शर्मिंदा लहजे में बस इतना बोला, नहीं साहब, कभी नहीं। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, इसे देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, जैसे माजी की कोई तकलीफ फिर से जिंदा हो गई हो। यूसुफ चौंक कर आईने में मेरी तरफ देखने लगा और पूछा कि क्या मैं इसे जानता हूँ? मैंने कोई मुस्कुराहट नहीं दी, सिर्फ सख्त लहजे में कहा, हाँ, और इसीलिए अब ये मामला मेरा है। इसके बाद गाड़ी खामोशी से अंधेरे रास्तों को चीरती हुई फार्म हाउस की तरफ बढ़ती रही। काफ़ी देर के बाद जब हम वहां पहुंचे तो मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। दरवाज़ा खोला, पिछली निट से झुककर इसे बाजुओं में उठाया। चादर अब भी मजबूती से उसके गिरते लिपटी हुई थी। मैं सीधा अंदर की तरफ बढ़ा। पीछे खड़े लोग वहीं रुक गए। कमरे में पहुंचकर मैंने इसे बिस्तर पर एहतियात से लिटा दिया। एक नज़र उसके जर्द चेहरे पर डाली, फिर इंटरकॉम उठाकर हुक्म दिया, सलमा फौरन मेरे कमरे में आओ और कुछ कपड़े भी ले आना। दूसरी तरफ से बस जी साहब की आवाज़ आई और लाइन कट गई। मैं चंद लम्हे वही खड़ा इसे देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ। फिर एक लंबी सांस लेकर खिड़की की तरफ मुड़ गया, मगर नजरें बार बार पलटकर उसी पर आ टिकती थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। इजाज़त देने पर एक दरमियानी उम्र की औरत अंदर आई, खामोशी से कपड़े रखे और एक सरसरी नज़र लड़की पर डालकर रुक गई, जैसे वो भी हैरान हो, मगर उसने कुछ पूछने की हिम्मत ना की। बस आहिस्ता से कहा, और कुछ चाहिए साहब? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं, तुम जा सकती हो। वो फौरन पलट गई और दरवाजा बंद होते ही कमरे में दोबारा वही खामोशी फैल गई, मगर इस बार यह खामोशी आम नहीं थी, जैसे आने वाले तूफान से पहले का सुकूत हो। मैंने कपड़े हाथ में लिए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा, मगर चंद लम्हे बिस्तर के करीब खड़ा बस इसे देखता रहा, जैसे अपने ही अंदर किसी कश्मकश में गिरफ्तार हो। दिल कह रहा था किसी को बुला लूं, मगर दिमाग जानता था कि अगर किसी को शामिल किया तो बात फैल सकती है और मामला बिगड़ जाएगा। आखिरकार मैंने खुद ही ये जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने कपड़े उठाए, एक अजीब सी झुझक ने मुझे रोक लिया। फितरी हया आड़े आ गई और मैंने फौरन कमरे की तेज लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ मध्यम रोशनी बाकी रह गई थी। मेरे हाथों में हिचकिचाहट थी, मगर दिल के अंदर एक बेचैनी भी थी जो मुझे जल्दी करने पर मजबूर कर रही थी। नजरें दूसरी तरफ किए मैंने एहतियात से इसके कपड़े बदले, जैसे खुद को किसी हद से आगे जाने से रोक रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मैंने दोबारा लाइट ऑन की। कमरा पहले जैसा रोशन हो गया, मगर मेरे अंदर की कैफियत वैसी ना रही। मैंने फौरन एसी का दर्ज हरारत बढ़ाया और एक कुर्सी खींचकर इसके करीब बैठ गया। नजरें इसी पर टिकी थी, मगर चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा हो चुका था। तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे की फिजा में हल्की सी हरकत महसूस हुई। इसकी पलकें लर्जी, होठों पर हल्की सी जिम्बिश आई और फिर वो अचानक चौंक कर उठ बैठी। इसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी डरावने ख्वाब से जागी हो। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, जैसे जगह तो पहचानने की कोशिश कर रही हो। इसकी कमजोर आवाज उभरी,
میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہے؟ میں آہستہ سے کھڑا ہوا اور نرمی سے کہا، پرسکون رہو، تم محفوظ ہو۔ مگر وہ اور گھبرا گئی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً احتیاطاً پسٹول نکال کر نیچے کی طرف رکھا، صرف اسے روکنے کے لیے، اور سخت لہجے میں کہا، حرکت مت کرنا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم مڑ گیا، آنکھوں میں خوف گہرا ہو گیا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم مجھے جھاڑیوں کے پاس ملی تھی، اس حالت میں کہ تمہارے پاس نہ شلوار تھی نہ دوپٹہ۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، جیسے الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ میں نے مختصر پوچھا، نام کیا ہے تمہارا اور کس کی بیٹی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے ہمت جمع کر رہی ہو، پھر بامشکل بولی، میرا نام زمرہ ہے، میرے بابا خیام حسین ہے، میں اسی گاؤں کی ہوں۔ یہ نام سنتے ہی میرے چہرے پر سختی چھا گئی، آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ میں یہ قدم پیچھے ہٹا، مگر پسٹول اب بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم واقعی اس کی بیٹی ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، تو پھر سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں نے خود کو بچا لیا، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ ایک لمحے کو میرا دل بھی ڈگمگا گیا، مگر اندر کہیں ایک اور احساس بھی جاگ رہا تھا، جیسے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل آغاز تو اب ہونے والا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی باتوں میں کوئی چھپا ہوا سچ تلاش کر رہا ہو۔ پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، پہلے پوری کہانی سناؤ، پھر فیصلہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، خوف اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے جانے دیں پلیز۔ مگر میں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، ابھی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میری آواز میں ایسا دباؤ تھا کہ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی نظریں اب بھی بے چینی سے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کی یہ کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی ہے، اور اس کمزوری سے مجھے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے چہرے پر خوف اور بڑھ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، پھر اچانک جیسے موقع پا کر وہاں سے نکل گئی۔ دروازہ کھولا اور بند ہوا، اور کمرے میں صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ وہ وہی کھڑی دروازے کو گھورتی رہی جہاں سے وہ ابھی ابھی گیا تھا، مگر اس کے اندر ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اب بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں خاموشی سے ایک نیا منصوبہ جنم لینے لگا۔ رات گزر گئی، وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، اور صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا۔ اچانک مسلسل بجنے والے موبائل کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ناگواری سے آنکھیں کھولی اور موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر نام دیکھتے ہی دل میں بے چینی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں کیا ہوا؟ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، صاحب وہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، آواز سخت ہو گئی، کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ غصہ میرے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار صفائی دیتا رہا، صاحب ہم نے روکنے کی پوری کوشش کی مگر وہ نکل گئی۔ میں غصے میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور چیخ کر بولا، اگر یہ سچ ہے تو سب کی خیر نہیں۔ میرے الفاظ میں سختی اور غصہ دونوں تھے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر یوسف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صاحب شاید وہ موقع دیکھ کر نکل گئی ہے، ہم نے ہر طرف تلاش کیا ہے۔ میں نے دان پھیس کر کہا، تم سب سے زیادہ اعتماد تم پر تھا اور تم نے ہی سب خراب کر دیا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی مگر پھر بھی وہ بولا، صاحب ابھی سب ختم نہیں ہوا، ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموش اختیار کی، مگر اندر غصہ اور بے چینی دونوں بڑھ چکے تھے، کیونکہ اب یہ صرف ایک لڑکی کا معاملہ نہیں رہا تھا بلکہ پورے کھیل کا رخ بدل چکا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری آواز میں اب سختی کم اور سوچ زیادہ تھی۔ یوسف کی آواز دوسری طرف سے پہلے تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی مگر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ہمارے پاس ثبوت یعنی فوٹیج ہے تو ہم اس معاملے کو اپنے حق میں موڑ سکتے ہیں۔ ہم کہانی کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ سامنے والا انکار بھی نہ کر سکے۔ میں نے موبائل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، چند لمحے خاموش رہا اور پھر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بولو۔ یوسف نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ
اگر لڑکی واپس اپنے گھر پہنچ بھی گئی ہے تو بھی ہم اس تک دوبارہ پہنچ سکتے ہیں اور اس کے باپ کو دباؤ میں لا کر اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کے بعد کمرے میں چند لمحوں کی مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگا، مگر میرا ذہن کہیں اور چل رہا تھا۔ اچانک میرے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر یہ خوشی نہیں تھی، یہ ایک سرد حسابی سا احساس تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یوسف، تم واقعی اچھے مشورے دیتے ہو، پتہ نہیں یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں نے ایک لمحہ رک کر کہا، اب تم صرف ایک کام کرو، فوراً مولوی صاحب کے پاس جاؤ۔ یوسف چونک گیا اور پوچھا، کیوں؟ مگر میں نے سخت لہجے میں کہا، جو میں کہوں گا بس وہی کرو، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً جی صاحب کہا۔ میں نے آہستہ مگر واضح انداز میں ہدایت دینی شروع کی۔ میری آواز میں سکون تھا، مگر اس کے پیچھے چھپا خطرہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر میں نے کہا، یہ سب ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو شک تک نہ ہو اور بات سیدھی دل پر لگے۔ یوسف نے دوبارہ جی صاحب کہا اور ہر بات نوٹ کرتا گیا۔ کال ختم ہوئی تو میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے خود سے بولا، خیام حسین، تم اپنی بیٹی کو کیسے بچاتے ہو؟ میرے چہرے پر وہی پرانا خطرناک سا اطمینان تھا، جیسے سب کچھ میرے خوابوں میں ہو۔ کچھ دیر بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ لمبے سفر کے بعد جب گاڑی بڑے دروازے کے سامنے رکی تو چوکیدار فوراً آگے آ گیا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا، اسے سیدھا دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، جا کر اطلاع دو، لڑکا آیا ہے اپنی بیٹی لینے۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو کہ میں اصل میں کہہ کیا رہا ہوں۔ چوکیدار تیزی سے آگے بڑھا اور گاڑی کے سامنے رک کر اشارہ کیا کہ اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گاڑی کے اندر چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ یوسف نے ایک نظر میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ میرے چہرے پر غیر معمولی سکون تھا، جیسے میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد چوکیدار واپس آیا اور سنجیدہ لہجے میں بتایا کہ مجھے مردانہ خانے میں بلایا گیا ہے، گاڑی اندر نہیں جا سکتی، ہمیں پیدل جانا ہوگا۔ میں نے ایک نظر یوسف کو دیکھا، پھر دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ میں نے مختصر سا کہا۔ ہم دونوں آگے بڑھے تو گارڈز نے فوراً راستے میں آ گئے۔ جیسے ہی ہم اندر جانے لگے، چوکیدار نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں روک دیا اور کہا کہ گارڈز اندر نہیں جا سکتے، صرف ایک شخص ساتھ جا سکتا ہے۔ یوسف فوراً گھبرا کر بولا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، مگر میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرا دیا۔ میں اکیلا کافی ہوں، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ مردان خانے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سیدھی خیام حسین پر جا ٹھہری۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا عظیم کھڑا تھا۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی اور سختی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ ماحول کو دیکھا، جیسے اسے پورے منظر پر پہلے سے قابو ہو۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، تو پھر بات تو ہوگی نا جمیل کے بارے میں۔ میری بات ختم ہوتے ہی عظیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، تمہاری دماغی حالت ٹھیک ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور تم ہماری حویلی میں آئی کیوں ہو؟ اس کی آواز میں غصہ اور بے چینی دونوں واضح تھے، مگر میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے ہر لفظ کا وزن اپنے اندر میں تول رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو اور ہماری حویلی میں آئی کیوں ہو؟ میں نے اسے گھورا، مگر اس بار میں نے سکون سے جواب دیا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ کل رات ہمارا نکاح ہوا تھا اور اب وہ میرے ساتھ ہے، وہ خود یہاں آ گئی ہے، اس لیے لینے آنا پڑا۔ یہ سنتے ہی عظیم کا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، زبان سنبھال کر بات کرو، اگر تم نے میری بہن کا نام لیا تو۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا، خیام حسین نے بالکل پرسکون انداز میں اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نام تو ابھی لیا ہی کب ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا اعتماد تھا۔ پھر وہ ذرا سا رکا اور آہستہ سے بولا، اظہر کو بلاؤ، مجھے اپنی بیوی لے کر جانا ہے۔ عظیم کا ہاتھ مزید سخت ہوا، مگر اسی لمحے یوسف فوراً آگے آیا اور بیچ میں آ کر اسے روک دیا۔ بس کریں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ خیام حسین نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو عظیم نے دان پیستے ہوئے گرفت ڈھیلی کر لی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسا سناٹا چھا گیا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ خیام حسین نے سکون سے
खयाम हुसैन की तरफ देखा और कहा, अब असल बात पर आते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरी बेटी का निकाह तुमसे हुआ है? मैंने हल्का सा सर झुकाकर जेब से फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और इनकी तरफ बढ़ा दिया। मैं बीच में कुछ नहीं ला रहा, ये देखिए निकाहनामा है, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। खयाम हुसैन ने कागज लिया, उस पर नजरें दौड़ाई तो उनके चेहरे के तासरात बदलने लगे। मैंने बात जारी रखते हुए धीरे से कहा, और अगर फिर भी यकीन ना आए तो मैं सुहागरात की वीडियो भी दिखा सकता हूँ। ये सुनते ही अजीम का चेहरा बिल्कुल बदल गया। इसने दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की, मगर इस बार यूसुफ पूरी तरह इसके सामने आ गया। कमरे में तनाव अपनी आखिरी हद को छोड़ रहा था। खयाम हुसैन अब भी खामोशी से निकाहनामे को देख रहे थे और इस खामोशी के अंदर आने वाला फैसला पूरे माहौल को बदलने वाला था। मैंने खंडे उचकाकर कहा, यह सब सच है, कोई झूठ नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी बेटी को बुला लें, सब कुछ इसके सामने वाज़ा हो जाएगा। कमरे में एक लम्हे की खामोशी छा गई। खयाम हुसैन ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हो। फिर उन्होंने सर हिलाया और इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया। जुलेखा को मर्दान खाने में भेजो। उनकी आवाज में सख्ती थी। इंटरकॉम रखकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, अब सच सबके सामने आ जाएगा। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और जुलेखा धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, मगर जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, इसका रंग एकदम सफेद हो गया। इसके होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक कदम आगे बढ़कर कहा, यही है मेरी बीवी, हमारा निकाह हो चुका है, निकाहनामा भी देख चुके हैं जिस पर इसका अंगूठा मौजूद है। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो मैं मौलवी और गवाह भी पेश कर सकता हूँ। जुलेखा ने फौरन नफी में सर हिलाया, कांपती हुई आवाज में बोली, ये झूठ है, हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। बाबा ये सब गलत है। मगर मैंने इसकी बात काट दी और जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो चला दी। स्क्रीन सबके सामने थी, जिसमें वाज़ा तौर पर मैं इसे उठाकर गाड़ी में ले जा रहा था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जुलेखा की आंखें फैल गई, वो जैसे सांस लेना भूल गई हो। खयाम हुसैन और अजीम दोनों खामोशी से वीडियो देख रहे थे। इनके चेहरों पर गुस्सा और हैरत एक साथ जमा हो चुका था। मैंने मोबाइल बंद किया और सुकून से बोला, अब भी कुछ कहना बाकी है? जुलेखा पीछे हट गई, आंखों में आंसू आ गए। ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। इसकी आवाज टूट रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मजीद यकीन चाहिए तो और भी सबूत है, मगर शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही अजीम का सबर जवाब दे गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और मेरा गिरबान पकड़ लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो चीखा, तो तुमने मेरी बहन के साथ ये किया क्यों? मैंने इसकी गिरफ्त को सर्द नजरों से देखा और धीरे से कहा, गुस्सा बाद में, पहले पूरी बात तो सुन लो। मगर इस वक्त कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे के सच और झूठ के दरमियान उलझ चुका था और असल हकीकत अभी पर्दे के पीछे ही थी। जी बाबा, मैं सब कुछ बताती हूँ, यह आपको बेवकूफ बना रहा है। मुझे एक बार बोलने दे। इसकी आवाज कांप रही थी, मगर इसमें जिद भी थी, जैसे वो अपनी सच्चाई साबित करना चाहती हो। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक ही सिमत में जम गई। खयाम हुसैन ने लंबी गहरी नजर इसकी तरफ उठाई। इनकी आंखों में सख्ती थी, मगर इस सख्ती के पीछे कहीं ना कहीं एक अनजाने सी उलझन भी छुपी हुई थी, जैसे वो भी अंदर मुकम्मल यकीन में ना हो। मैं वही खड़ा सबको देख रहा था, मगर मेरे चेहरे पर वही पुराना सुकून था। माहौल बेज़ाहिर पर सुकून था, मगर हकीकत में हर शख्स के अंदर सवालों का शोर मच रहा था। जुलेखा आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, मगर इसकी आवाज बार बार जज्बे और खौफ के दरमियान टूट रही थी। खयाम हुसैन ने आहिस्ता से सांस लिया, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रहे हो। फिर धीरे से बोले, ठीक है, बोलो, हम सुन रहे हैं। मगर इनके लहजे में अब भी वही सख्ती कायम थी, जैसे वो अल्फाज नहीं हकीकत का इम्तिहान लेने बैठे हों। कमरे का सुकून और भी गहरा हो गया और हर कोई इस लम्हे का इंतजार करने लगा, जिसमें या तो सच सामने आना था या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाना था। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सबके करीब बढ़ा और सीधा इनके सामने आकर रुक गया। कमरे का माहौल पहले ही भारी था, मगर मेरे आने से जैसे दबाव और बढ़ गया। मैंने हाथ में मौजूद कागजों की तरफ इशारा करते हुए संजीदा लहजे में कहा, बाबा, आप चाहें तो बाद में अपनी राय बदल सकते हैं, मगर अभी मेरी बात सुन ले। मेरी आवाज में एतमाद था, जैसे मैं पहले ही जानता हूँ कि बात किस तरफ जाएगी।
ख़ियाम हुसैन फौरन सख्ते लहजे में बोले, रसीम, ये सब क्या तमाशा है? खामोश रहो, ये हमारी अपनी औलाद है। अगर हमने अपनी ही बेटी पर शक किया तो फिर हम किसी और को क्या जवाब देंगे? इनके अल्फाज कमरे में गूंज गए और लम्हा भर के लिए सब कुछ साकित हो गया। जुलेखा वही खड़ी थी जैसे किसी ने इसे पत्थर बना दिया हो। इसके होंठ हिले मगर आवाज ना निकल सकी। फिर बामुश्किल वो बोली, बाबा मैं बेकसूर हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इसकी आवाज टूट रही थी मगर इस वक्त किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने हल्की सी मगर मानी खैज मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, चलो यहाँ से। वो फौरन पीछे हटने लगी और घबरा कर बोली, नहीं, मुझे मत ले जाओ। मगर मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैंने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। वो जोर से चीखी, छोड़ो मुझे, मगर मेरी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। इसकी मज़ाहमत के बावजूद मैं इसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले गया। ख़ियाम हुसैन खामोश खड़े सब कुछ देखते रहे, जैसे अंदर ही अंदर किसी नतीजे पर पहुंच चुके हों। फिर दरवाजा बंद हो गया और कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। मैं इसे बाहर ले आया और फौरन गाड़ी की तरफ बढ़ा दिया। इसने बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर मैं बगैर रुके इसे पिछली निश पर बिठा चुका था। गाड़ी सीट मस्जिद की तरफ रवाना हुई। कुछ देर बाद हम मस्जिद के सामने पहुंचे। मैं फौरन नीचे उतरा, दरवाजा खोला और इसे बाहर खींच लिया। वो गुस्से और खौफ के बीच चीखी, छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने सरते लहजे में कहा, तुम्हारा मसला यही है, तुम समझती हो कि तुम्हारे पास कोई इख्तियार है। वो गुस्से से कांप रही थी और बोली, अगर कल रात तुमने मेरी मदद की तो इसका मतलब यही नहीं कि तुम मुझ पर हक जताओ। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जेब से मोबाइल निकाला, इसकी स्क्रीन ऑन की और इसके सामने कर दी। और इस लम्हे इसकी आंखों में खौफ, हैरत और बेयकीनी एक साथ उतर आए, जैसे अब इसकी पूरी दुनिया बदलने वाली हो। वो घबराहट में बार बार मोबाइल की तरफ देखने लगी, जैसे अगले ही लम्हे कोई और राज सामने आने वाला हो। मैंने इसका हाथ हल्का सा ऊपर किया और वीडियो चला दी। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस तरफ झाड़ियों की करीब बेहाली के आलम में मिली थी और फिर इसे गाड़ी में ले जाया जा रहा था। इसका चेहरा एकदम बदल गया, जैसे जमीन इसके पैरों तले से निकल गई हो। इसने फौरन मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, ये क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या किया? मगर मैंने इसका हाथ हटा दिया और सर्दी लहजे में कहा, खामोश रहो, तुमने जो देखा है वो सिर्फ आगाज है। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया? तुम मुझे बचा रहे थे या मुझे फंसाया जा रहा है? मैंने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा और फिर बेपरवाही से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें बचाया भी है और कुछ सबूत भी महफूज किए हैं, बाकी नतीजा तुम खुद निकालो। वो खामोश खड़ी रही, जैसे इसकी सोचें एक साथ बिखर गई हों। फिर आहिस्ता से सर हिलाकर बोली, अगर तुम्हें यकीन था तो मुझे बता देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसकी आंखों में नमी थी, गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ थे। मैंने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे निकाह की बात पहले ही सामने आ चुकी है और वीडियो भी मौजूद है। तुम चाहो या ना चाहो, सच अपनी जगह खड़ा है। ये सुनकर वो जैसे टूट गई, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिला इस सब से? मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसे देखता रहा, जैसे हर लफ्ज पहले ही बेमानी हो चुका हो। इसने आहिस्ता से सर झुका लिया और टूटे हुए लहजे में कहा, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम मेरे बाप का बदला ले रहे हो, मगर ये मत भूलो कि इसका अंजाम भी होगा। मैंने इसकी बात सुनी और एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर इसकी कलाई दोबारा मजबूती से पकड़कर कहा, जो भी होगा मुझे मंजूर है। इसके बाद मैं इसे जबरदस्ती साथ लेकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो रुकने की कोशिश करती रही, मगर इसके कदम अब जैसे साथ छोड़ चुके थे। दरवाजा खोलते हुए इसने आखिरी बार पीछे देखा, जैसे किसी रास्ते की तलाश में हो, मगर अब कोई रास्ता बाकी नहीं था। दरवाजा बंद होते ही अंदर एक और खामोश खेल शुरू होने वाला था, जहां हर चेहरा एक सवाल था और हर जवाब एक नया खतरा। गुड मॉर्निंग के बाद माहौल में एक अजीब सी संजीदगी छा गई थी। यूसुफ वो झूठा निकाहनामा ले चुका था और अब असल निकाह की कागजात तैयार किए जा रहे थे। मौलवी साहब खामोशी से सब देख रहे थे, जैसे ये कोई आम सा निकाह हो। फिर उन्होंने सर हिलाकर कहा, ठीक है, निकाह पढ़वा देते हैं, आप दुआ का इंतजाम कर लें। इनकी आवाज में कोई सवाल नहीं था, जैसे वो पहले ही समझ चुके हों कि इस मामले में ज्यादा बोलना
अपने लिए मुश्किल पैदा करने के बराबर है। मैंने यूसुफ की तरफ देखा तो वो फौरन इशारा समझ गया और बाहर चला गया। फिर मैंने जिमल की कलाई मजबूती से पकड़ी और इसे अपने करीब बिठा लिया। इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर मेरी गिरफ्त ढीली नहीं हुई। इसकी बेचैनी देखकर मैंने सरते लहजे में कहा, इतनी बेचैनी क्यों है, सीधी बैठो। वो खामोश हो गई, नजरें झुकी रही। चंद ही लम्हों में दो गवाह आकर बैठ गए और निकाह के कागजात मौलवी साहब के सामने रख दिए गए। जिमल के हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो हर लम्हा खुद को इस सूरत हाल से अलग करना चाह रही थी मगर सब कुछ इसके इख्तियार से बाहर था। मैं खामोश बैठा था, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये सब मेरे लिए एक मामूली की कार्रवाई हो। अंदर कहीं एक एहसास जरूर था मगर मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मौलवी साहब ने कागजात देखकर एक बार फिर पूछा, इजाजत है निकाह शुरू करो। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के सर हिला दिया। मौलवी साहब ने जिमल की तरफ रुख किया और नरम आवाज में पूछा, बेटी अपना नाम बताए। इसकी आवाज कांप रही थी मगर इसने बामुश्किल अपना नाम बताया। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश था, सिर्फ कलम की आवाज और कागज के पलटने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मौलवी साहब ने एक बार फिर कागज देखा और संजीदगी से ऐलान करने लगा, रजामंदी के साथ फिलहाल निकाह की कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। इस लम्हे माहौल में एक अजीब सा बोझ था। जिमल के चेहरे पर बेयकीनी और खौफ दोनों एक साथ थे और मैं बिल्कुल खामोश बैठा था, जैसे मैं जानता हूँ कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। मौलवी साहब की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी जब उन्होंने निकाह के अल्फाज दोहराए, क्या निकाह फुनहा खानजादा और गुल सुलेमान खानजादा के दरमियान तय किया जा रहा है। महज 4 लाख मुकर्रर है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस सवाल पर ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा तूफान उठा। इसने आंसू भरी आंखों से एक लम्हे के लिए कामियार की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून मगर अंदर से सख्त दिखाई दे रहा था। इसकी हालत देखकर ज़ैनब के होंठ कांपने लगे और बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से कबूल है निकला। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल किया, ज़ैनब बिन्त सुलेमान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने आंखें बंद कर ली, आंसू इसके गालों पर बहते रहे और टूटी हुई आवाज में फिर कबूल है कहा। तीसरी बार सवाल होने पर कुछ लम्हों की खामोशी रही, फिर इसने बामुश्किल सर हिलाकर इजाजत दी। इसके बाद मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया और कागजात सामने रख दिए। कामियार ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन दस्तखत कर दिए, जैसे ये फैसला इसके लिए पहले ही तयशुदा हो। फिर कागजात ज़ैनब की तरफ बढ़ाए गए। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे कलम उठाना भी इसके लिए एक बोझ बन गया हो। मौलवी साहब ने नरमी से कहा, बेटी दस्तखत कर दे। यह सुनते ही इसकी आंखों से आंसू तिरने लगे मगर वो कुछ न कह सकी। आखिरकार इसने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। कागजात वापस मौलवी साहब के पास चले गए और उन्होंने मुख्तसर सा ऐलान किया, निकाह मुकम्मल हो गया है। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे सब सांस रोककर इस लम्हे को महसूस कर रहे हो। कामियार ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे ये सब इसके लिए सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई हो। ज़ैनब ने सर झुका लिया और इसके चेहरे पर बेबसी और खामोशी एक साथ उतर आई थी। कामियार ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, चलो। वो एक लम्हे के लिए रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज साथ छोड़ चुकी हो। फिर खामोशी से उसके साथ खड़ी हो गई। इस वक्त इसके अंदर सिर्फ एक एहसास बाकी था कि जो कुछ होना था वो हो चुका है और अब इसकी ज़िंदगी किसी और के फैसलों के साये में आगे बढ़ने वाली थी। निकाह के बाद वो सीधा ज़ैनब के साथ लेकर खान हवेली पहुंचा। पूरे रास्ते में दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर गुजरते लम्हे के साथ और भारी होती जा रही थी। एक बार इसने सोचा कि इसे कुछ समझाए कि हवेली में हालात कैसे होंगे और आगे क्या हो सकता है, मगर फिर वो खामोश हो गया। इसे इजाज़ पर मुकम्मल एतमाद था कि वो सब संभाल लेगा और वो खुद भी ये मानता था कि कामयाब खानज़ादा हर मुश्किल को संभालने की सलाहियत रखता है। जब वो दोनों लॉन्च में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर सुलेमान खानज़ादा और नाजिया बेगम मौजूद थे। जैसे ही इनकी नज़र इन दोनों पर पड़ी वो फौरन खड़े हो गए। नाजिया बेगम के चेहरे पर वाज़ह हैरत थी, क्योंकि इनका बेटा कभी किसी लड़की को इस तरह हवेली नहीं लाया था। यह मंजर इनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। कामयाब आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ा, सीधा इनके सामने आकर खड़ा हो गया और बिल्कुल बेपरवाह लहजे में बोला, जी
आप दोनों की बहुत ख्वाहिश थी मेरी शादी की, तो देखें मैं दुल्हन ले आया हूँ और बताएं मेरी दुल्हन आपको पसंद आई है या नहीं। इसके जुमले के बाद कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। नाजिया बेगम के चेहरे पर परेशानी और हैरत एक साथ आ गई। वो आगे बढ़कर बोली, ये तो क़याम हुसैन की बेटी है ना? तुमने वाकई इससे शादी कर ली? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इसके लहजे में यकीन और इनकार दोनों थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो शख्स दुश्मन के खिलाफ सख्त फैसला लेने की बात करता था, आज इसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर खड़ा है। कामियार ने बिल्कुल सुकून से जवाब दिया, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह हकीकत है। अब ये मेरी बीवी है और इसका बाप मेरे मामलात में शामिल हो चुका है। इसकी बात सुनकर नाजिया बेगम एक लम्हे को खामोश हो गई, मगर इनकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सुलेमान खानज़ादा की चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अचानक खड़े हुए और सख्त लहजे में बोले, ये क्या बकवास है? इनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। मैंने तुम्हें कहा था दुश्मन को ज़िंदगी में मत लाओ, और तुमने इसकी बेटी से निकाह कर लिया। हमें एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। तुम पागल हो गए हो। वो गुस्से में चलते हुए मज़ीद बोले, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने किस अजाब को गले लगा लिया है? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर उन्होंने सख्ती से हाथ उठाया और कहा, इसे यहाँ से निकालो। मैं मज़ीद मुसीबतें अपने घर में नहीं चाहता। मेरे 4-5 औलादें नहीं हैं जो मैं हर खतरा अपने सर ले लूँ। कमरे का माहौल एकदम तनाव से भर गया, मगर कामियार वही खड़ा सब कुछ खामोशी से सुन रहा था, जैसे ये सब इसके पहले से तयशुदा फैसले के सिर्फ एक रद्द अमल हो। वो लड़का अचानक गुस्से से भर गया। इसने सीधा सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? दिमाग ठीक है आपका? इसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी और माहौल मजीद कुशीदा हो गया। सामने वाले ने भी फौरन सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता और ना ही किसी को यह हक देता हूँ कि वो मेरी हद में आए। दोनों के बीच बातें बिगड़ती चली गई। हालांकि असल में किसी का इरादा हाथ उठाने का नहीं, मगर गुस्से और अना ने बात को उलझा दिया था। वो लड़का मजीद तेज हो गया, उंगली उठाकर बोला, मैं इस लड़की के लिए सब कुछ तबाह कर सकता हूँ, इसके बाप के लिए भी, मगर आप मुझे रोक नहीं सकते। इसकी आवाज़ में धमकी और जज्बात दोनों मिले हुए थे। राबिया बेगम फौरन बीच में आई और बोली, कमाल है, ये तुम क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हो? ये सब क्या हो गया है तुम्हें? मगर वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर सर्द लहजे में बोला, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इसके बाद इसने सख्ती से कहा, मैं अपने फैसलों में किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगा। खास तौर पर इस मामले में इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। इसने एक कदम पीछे हटकर लड़की का हाथ पकड़ा। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। फिर इसने ठंडे लहजे में कहा, अगर किसी को एतराज है तो सुन ले, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जो मेरे साथ है वो भी मेरे साथ जाएगी। सुलेमान खानज़ादा गुस्से में कुछ कहने लगे, मगर वो रुका नहीं। इसकी यह आदत पुरानी थी कि वो जब तय कर लेता तो फिर किसी की नहीं सुनता। वो तेजी से लड़की को साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लड़की ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। इसकी आंखों में बेबसी थी, मगर वो कुछ न कह सकी। सुलेमान खानज़ादा और नाजिया बेगम वही खड़े रहे। फिर आहिस्ता से जाकर सोफे पर बैठ गई और पूरा माहौल एक बार फिर खामोशी में डूब गया, जैसे किसी बड़े फैसले के बाद सब कुछ ठहरा सा गया हो। वो तेजी से ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा था, जैसे इसके कदमों में जरा भी तौक़ुफ़ बाकी ना हो। इसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो किसी पहले से तयशुदा फैसले की अक्कासी कर रही थी। नाजिया बेगम नीचे ही खड़ी रह गई, सर पकड़कर खामोश हो गई, जैसे इन्हें यकीन ही ना रहा हो कि ये सब हकीकत है। ऊपर कमरे में दाखिल होते ही इसने फौरन ज़ैनब का हाथ झटके से छोड़ दिया, मगर इसकी गिरफ्त की गर्मी अभी तक माहौल में मौजूद थी। ज़ैनब फौरन पीछे हट गई। इसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ झलक रहे थे। वो चीखी, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? मेरा क्या कसूर है? मुझे बताओ। इसकी आवाज़ टूट रही थी, मगर सवाल मुसलसल था। कामियार ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने आकर सीधा खड़ा हो गया। इसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ वो सख्त हकीकत थी। तुम्हारे बाप और तुम्हारा भाई मेरे बाप की दुश्मन है। ज़ैनब एक लम्हे के लिए साकित रह गई, फिर भी यकीनी से बोली, तो फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे थे? ये सब तुम्हारा बदला है। कामियार ने हल्का सा सर झुका लिया, जैसे अपने अंदर किसी बात को तरतीब दे रहा हो।
फिर सख्त लहजे में बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने हमें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की है। मुझ पर कातिलाना हमले हुए हैं। मेरे बाप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब जब मौका मेरे हाथ आया है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इसकी बातों में गुस्सा कम और एक पुराना जख्म ज्यादा बोल रहा था। वो आगे बढ़ा और सर्दे लहजे में कहा, तुम्हारे बाप और भाई ने जो किया है अब इसका हिसाब तुम्हारी मौजूदगी में लिया जाएगा। वो हर कदम पर सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम इनके सामने हो। जैनब की आंखें फिर आई, मगर इसकी आवाज मजबूत थी। वो कांपते हुए बोली, मैंने सुना था तुम्हारा खानदान के लोग इज्जत करते हैं, औरत को मकाम देते हैं, लेकिन तुम। वो रुक गई, जैसे अल्फाज साथ छोड़ गई हो। फिर धीमी आवाज में बोली, अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। दोनों के दरमियान फासला वही था, मगर अब इस फासले के अंदर सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक पूरी जंग खड़ी थी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जिमल ने गुस्से और बेयकीनी के मिले जुले जज्बात के साथ इसकी तरफ देखा। इसकी आवाज में लर्जिश के बजाय अब सख्ती आ चुकी थी। वो ठंडे मगर तेज लहजे में बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कोई इंसान इतना हक नहीं रखता कि किसी की जिंदगी को यूं कैद कर ले, किसी के फैसले को यूं रौन दे। तुम मुझे किसी जंग की भीड़ नहीं चढ़ा सकते और ना ही मेरी जिंदगी को अपनी दुश्मनी का हिस्सा बना सकते हो। इसने एक लम्हे को सांस लिया, जैसे अपने अंदर के तूफान को ख्वाबों में कर रही हो। फिर दोबारा बोली, मैं ना तुमसे डरती हूँ ना तुम्हारे फैसलों से। मैं यहाँ तुम्हारी इजाजत से नहीं रुकी और ना ही तुम्हारी इजाजत से यहाँ से जाऊंगी। अगर तुमने ये समझ लिया है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कामयाब ने इसकी बात सुनकर सर्द मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, जैसे इसे पहले से ही इस जवाब की तौखा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से इसके करीब आया और धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, तुम अभी जज्बात में बात कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि अब तुम मेरी हद में हो और जो इस हद में आता है वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। जिमल ने फौरन एक कदम पीछे हटकर इसकी आंखों में देखा। इसकी आवाज अब मजीद मजबूत थी। मैं तुम्हारे उसूलों, तुम्हारी हदों और तुम्हारी धमकियों को नहीं मानती। तुमने जो भी सोच रखा है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। मैं जल्दी ही अपना रास्ता बना लूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे अल्फाज खत्म हो चुके हों मगर जंग अभी जारी हो। कामयाब ने आहिस्ता से कहा, यह तुम्हारा फैसला नहीं होगा। और जिमल ने इसे लम्हे जवाब दिया, और तुम्हारा भी नहीं होगा। वो एक लम्हे के लिए चौंकी और फौरन पलटकर पीछे देखा। कमरे की मध्यम रोशनी में कामयाब खड़ा था। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाना रखा हुआ था। जिमल के चेहरे पर फौरन सख्ती आ गई। वो कुर्सी से उठकर पीछे हट गई। तुम फिर आ गई, इसने टूटी हुई मगर सख्त आवाज में कहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कामयाब ने कुछ देर इसे खामोशी से देखा, फिर बगैर किसी जज्बात के लहजे में बोला, तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया। जिमल ने फौरन नफी में सर हिलाया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कैद करके, डरा धमकाकर या जबरदस्ती सब ठीक कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक कदम आगे बढ़ा, ट्रे मेज पर रख दी और फिर इसकी तरफ देखकर संजीदगी से बोला, यह हमदर्दी नहीं है, यह सिर्फ हकीकत है। अगर तुम कमजोर हो जाओगी तो ये सब तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। जिमल की आंखें नम हो गई, मगर वो खुद को रोक रही थी। इसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें क्या हक है मेरी जिंदगी में इतनी मुदाखलत का? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। कामयाब ने एक लम्हे को नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से बोला, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। ये जुमला सुनकर जिमल का दिल जैसे बैठ गया। वो पीछे दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद कामयाब खामोशी से पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर जाते हुए इसने एक बार फिर पीछे नहीं देखा। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ जिमल रह गई। वो कुछ देर वही खड़ी रही, फिर आहिस्ता से मेज के पास आकर बैठ गई। इसके आंखों में आंसू थे, भूख भी थी और थकन भी, मगर इसके हाथ खाने की तरफ नहीं गए। वो बस खड़ी खड़ी इस बंद दरवाजे को देखती रही, जैसे अंदर ही अंदर किसी फैसले से लड़ रही हो, और रात आहिस्ता आहिस्ता और गहरी होती जा रही थी। खाना मेज पर रखा था, मगर वो लम्हा भर के लिए थटकी, जैसे इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर खुद को संभालते हुए सीधा खड़ी हो गई। कामयाब ने इसे देखा और हल्के मगर तंजिया अंदाज में पूछा, क्या कह रही हो? खाना चोरी करने आई हो?
जैनब ने फौरन जवाब दिया, मैं चोरी करने नहीं आई, खाना लेने आई हूँ। अगर तुम्हारे घर में कोई भूखा हो तो क्या इसे चोर कहते हो? इसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। कामयाब ने इसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और कहा, बैठ जाओ, खा लो। जैनब ने फौरन सर झुका लिया मगर बोली, मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं चाहिए, ना तुम्हारी इजाजत। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ कैद हूँ, मेहमान नहीं। फिर वो थोड़ा रुकी और तेजी से बोली, और वैसे भी मैं तुम्हारी बीवी इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे बाप से बदला लेना चाहते थे। तुम अपना मकसद पूरा कर चुके हो, अब मुझे सुकून से खाने दो। कामयाब ने इसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया, फिर ठंडे लहजे में बोला, बदला इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जैनब फौरन चौंकी, क्या मतलब? वो आहिस्ता से इसके करीब आया और सरगोशी जैसे लहजे में बोला, अभी तो यह भी बाकी है कि तुम वाकई मेरी बीवी बनो या ना सिर्फ नाम की। बदला तब मुकम्मल होगा जब ये रिश्ता हकीकत बनेगा, वरना नहीं। ये सुनकर जैनब का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। इसने सख्ती से कुर्सी पीछे ढकेली और गुस्से में बोली, तुम्हारी सोच ही गंदी है, और जाने लगी। कामयाब ने पीछे से सर्दे लहजे में कहा, खा लो, मैं जा रहा हूँ। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही जैनब वही खड़ी रह गई। कमरा फिर खामोश हो गया। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से वापस आई, मेज पर रखी प्लेट को देखा और खामोशी से खाना शुरू कर दिया। इस रात के बाद इसकी खामोशी और भी गहरी हो गई और वो 2 दिन तक इसी खामोशी में जकड़ी रही, जैसे अंदर ही अंदर किसी फैसले से लड़ रही हो। वो अपने कमरे में बैठा फाइलें और रजिस्टर देखने में मुकम्मल तौर पर मसरूफ था। मेज पर कागजात बिखरे हुए थे और इसकी नजरें बार बार इन पर जम ही रही थी, जैसे हर लफ्ज के पीछे कोई अहम राज छुपा हो। कमरे की खामोशी में सिर्फ कागज पलटने की आवाज गूंज रही थी। इतने में दरवाजा खुला और यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। वो थोड़ा घबराहट में था। कामयाब ने बगैर सर उठाए ही पूछा, क्या हुआ? यूसुफ ने जल्दी से जवाब दिया, साहब, बाहर पैगाम लाने वाले आए हैं, आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। कामयाब ने आराम से टांग पर टांग रख ली, रजिस्टर एक तरफ रखा और हल्के मगर पुरएतमाद लहजे में बोला, देर तो हो जाएगी मगर आज मुलाकात हो ही जाएगी। इसके अंदाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले ही जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। यूसुफ सर हिलाकर बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद दरवाजा दोबारा खुला और पैगाम लाने वाला अंदर दाखिल हुआ। कामयाब ने इसे देखते ही हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट दी मगर कुछ कहा नहीं। आने वाले ने संजीदगी से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। कामयाब ने सिर्फ सर हिलाया और हाथ के इशारे से सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि बैठ जाओ। कमरे में फिर वही भारी खामोशी छा गई, मगर इस बार ये खामोशी आने वाली किसी बड़े फैसले का आगाज महसूस हो रही थी। वो शख्स कुर्सी पर बैठ गया तो कमरे की फिजा मजीद भारी हो गई। कामयाब ने रजिस्टर बंद करके आहिस्ता से एक तरफ रखा और ठंडे नजरें इस पर जमा थी। आने वाले के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, मगर वो खुद को संभाले हुए था। कुछ लम्हों के लिए खामोशी के बाद इसने बात शुरू की, साहब, जो मामलात चल रहे हैं वो अब हाथ से निकल रहे हैं। दोनों तरफ दबाव बढ़ रहा है। अगर आपने अभी फैसला ना किया तो नुकसान बढ़ सकता है। कामयाब ने यह गहरा सांस लिया और कुर्सी की पीठ से टेक लगा ली। इसकी आंखों में वही पुराना सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे सख्ती छुपी हुई थी। वो आहिस्ता से बोला, नुकसान? ये खेल मैंने इस दिन शुरू किया था जब मेरे बाप के साथ ज्यादती हुई थी। अब ये खेल मेरे हाथ से नहीं निकलेगा। यूसुफ जो दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था, खामोश रहा। आने वाला भी चंद लम्हे कुछ न बोल सका। फिर कामयाब ने मेज पर उंगलियां रखकर हल्के मगर फैसला कुन लहजे में कहा, जो होना था वो हो चुका है, अब सिर्फ अंजाम बाकी है। इसकी आवाज में कोई तेजी नहीं थी, मगर इसकी बातों का वजन पूरे कमरे को दबा रहा था। आने वाले ने सर झुका लिया, जैसे समझ गया हो कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। कामयाब ने आखिर में सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, यह कहानी अब पीछे नहीं जाएगी, अब सिर्फ आगे बढ़ेगी और जो मेरे रास्ते में आएगा वो खुद फैसला करेगा कि वो कहाँ खड़ा है। यह कहकर वो दोबारा अपने कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया और कमरे में एक बार फिर वही खामोशी छा गई। मगर अब ये खामोशी सुकून नहीं, तूफान से पहले की आखिरी सांस थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।